नमस्कार सभी एंटरप्रेन्योर्स का स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन के वेबिनार सीरीज। एंटरप्रेन्योर्स डोंट नीड मेंटोर्स, दे नीड इम्प्लीमेंटर्स। हमने ये सीरीज इसलिए शुरू की कि कई हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नॉलेज गैदर करते हैं, अलग अलग सेमिनार्स में जाते हैं, अलग अलग वेबिनार्स में जाते हैं और वहां से कलेक्टेड जो नॉलेज है ये नॉलेज लेवल पे ही रह जाता है। इस नॉलेज को जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ ग्रोथ, ऑफ स्केलिंग अप, ऑफ सस्टेनिंग, एक जनरेशन से आगे जाने वाला बिजनेस खड़ा करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव तब तक अचीव नहीं हो पाएंगे जब तक हमने गैदर किए हुए नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। और इसीलिए ये इम्प्लीमेंटेशन फोकस सीरीज हमने शुरू की है। नो, हम कहते हैं करने का क्या, ये बता। ओके, सो हम इस सीरीज में क्या ऐसे एक्शंस है जो हमने लेने चाहिए जिससे हम एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, हमारा रिचुअल है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है कि हर वेबिनार की शुरुआत प्रार्थना से होती है और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना में सहभागी हो जाए। सो वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी अल्फा और बीटा सिस्टम के। अल्फा सिस्टम जो मेरे रेगुलर ऑपरेशंस का टेक केयर करती है, मेरे रेवेन्यू की टेक केयर करती है, मेरा कैश फ्लो का टेक केयर करती है। इट मींस अल्फा मेक श्योर दैट माय टुडे इज टेकन केयर ऑफ। और दूसरी सिस्टम जो है बीटा, विच आंसर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो लोग है, आपकी जो पूरी सिस्टम जो आपने बनाई हुई है, वो आपके आज पे फोकस्ड होती है। दे मेक श्योर दैट वी सर्वाइव एंड सस्टेन टुडे। एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव अ बीटा सिस्टम विच इज टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर। एक एंटरप्रेन्योर है, जो फाउंडर है, प्रमोटर है, ही इज आंसरेबल फॉर टुमारो। बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आया कि मोस्ट ऑफ आवर प्रमोटर्स, entrepreneurs, दे आर सो overwhelmed with today. They are so much involved in today. They are so much involved in operations that even if there is a thought of tomorrow, if there are ideas which are going to take this business to next level, which is going to take this business to future, ये आइडियाज उनके दिमाग में आइडियाज बने रह जाते हैं, ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। और इसके पीछे का कारण है नॉट हैविंग अ वेरी स्ट्रांग अल्फा सिस्टम। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को फ्री करें आज से, उनका आज का ऑपरेशंस इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा टुमारो के ऊपर दे पाए। और इसीलिए अल्फा सिस्टम को ठीक करना है, सेट करना है। और वो करने के लिए मुझे चाहिए लोग। जनरली जब ये बातें की जाती है तो लोग कहते हैं कि अरे लोगों पे काम हो जाए ना, अच्छे लोग अगर हो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट अच्छे लोग, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छे लोग प्लस अच्छी सिस्टम प्लस अच्छी प्रोसेसेस। जब ये सारी चीजें एक साथ आती है, देन यू गेट अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड एंड वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम। अब अगर लोगों के दिमाग में है कि अच्छे लोगों से हो जाएगा, तो वी सेड लेट्स स्टार्ट विद इसी एस्पेक्ट पे, पीपल एस्पेक्ट से शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स वी विल बी गोइंग ऑन टू दी प्रोसेसेस एंड सिस्टम लेटर, बट अगर पेन पॉइंट लग रहा है कि लोग हैं, तो इसे लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और अल्फा के लोग कैसे लेके आने हैं, उनको कैसे रिटेन करना है, उनको कैसे डेवलप करना है, ताकि वो मेरे आज को टेक केयर करे, मेरे अल्फा सिस्टम को टेक केयर करे। इसी पर्सपेक्टिव से हमने गए वेबिनार में टैलेंट फैक्ट्री की बात की। टैलेंट फैक्ट्री के 8 अलग अलग एलिमेंट्स हमने ऑन अ वेरी सेंसिटाइजेशन लेवल पे समझ लिए, लेकिन उसमें से सोर्सिंग का जो एलिमेंट है उसमें हमने डीप डाइव करना शुरू किया। लास्ट वीक हमने बात की जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, या जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया जाता है, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन का संबंध प्रोसेसेस के साथ है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपको इंट्यूटिवली क्या लगता है, दैट इज नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन।
ओके। आपका इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये वाला काम करने के लिए लोगों के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए। बट वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द इंट्यूशन। सो इस बात को कंसिडर करते हुए हमने कहा कि आपका इंट्यूशन प्लस प्रोसेसेस, प्रोसेसेस में से मैं कैसे इनपुट्स निकालूं, जिन इनपुट्स को मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर और जेडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करूं। जब मैं प्रोसेसेस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॉर्पोरेट करता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं प्रोएक्टिवली, जब वो व्यक्ति मेरे पास काम करने आएगा तो उसको मॉनिटर करने की सिस्टम भी बना रहा हूं, क्योंकि मैंने इनपुट्स लिए हैं प्रोसेसेस से। तो अगर मेरे प्रोसेसेस सक्सेसफुल होंगे तो ये जो व्यक्ति है जिसको मैंने रिक्रूट किया है, ये भी सक्सेसफुल होगा। हम देखेंगे ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले हमने जेडी कैसे बनाते हैं ये समझ लिया। आई होप गए इस वेबिनार से अभी तक 15 से 20 दिन का वक्त गया है, और जो आपकी मेरे साथ और मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि करने का क्या, इसके ऊपर काम करेंगे। तो आई एम श्योर मैंने भेजा हुआ जो स्टेप बाय स्टेप एक ई बुक मैंने आपको भेजा है, आपने उस ई बुक को कंसीडर किया होगा, और उस कंसिडरेशन से कुछ स्टेप्स हुए होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके सारे जॉब डिस्क्रिप्शन बन चुके होंगे, लेकिन कुछ तो जॉब डिस्क्रिप्शंस आपने बनाए होंगे, आपने वो पहला स्टेप लिया होगा। और अगर आपने वो पहला स्टेप नहीं लिया है तो आपको वो स्टेप लेना जरूरी है, क्योंकि आज के वेबिनार में हम जो बात करने वाले हैं वो बात, उसका इंप्लीमेंटेशन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने जेडी बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से बनाई नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शंस आपने बड़े साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाए हैं। ओके। ओके, सो अज्यूमिंग दैट आपने जेडी के ऊपर काम शुरू किया है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टैलेंट फैक्ट्री। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सोर्सिंग की शुरुआत है। आप पैरामीटर्स डाल रहे हो कि मैं किस तरीके के सोर्सिंग करना चाहता हूं, मुझे किस तरीके के लोग चाहिए। हमारे फैक्ट्री में हम एक छोटा सा नट या बोल्ट भी लेते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस हम लिखते हैं। तो जब हम लोग ले रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास कई सालों तक काम करे, हमारे लिए एक इफेक्टिव सिस्टम में काम करके प्रॉफिटेबिलिटी लाए, तो फिर इनके स्पेसिफिकेशंस भी लिखने जरूरी है। और ये स्पेसिफिकेशंस है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में। अब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने का काम शुरू कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जेडी जब मैं पोस्ट करूंगा और मुझे इनपुट आना शुरू होगा। अब मैं पोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे करूं, मैं लिंक्डइन को यूज करूं या उसके जैसा नौकरी.com को यूज करूं, या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करूं, जैसे मैं इसको, इस जेडी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए जेडी को पोस्ट करूंगा, तो अगला स्टेप है मुझे इनपुट मिलना शुरू हो जाएगा, मुझे एप्लीकेशंस आएंगे। तो मेरा जेडी जो है वो कन्वर्ट हो गया पोस्ट में, और जो मैंने पोस्ट किया है वो पोस्ट अभी कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन में, और उस एप्लीकेशन में मुझे मिलेंगी सीवी। अब इन सीवीज से लेके एम्प्लॉय तक की जर्नी है। मेरे पास इनपुट में क्या आया है, सीवी आई है, बायोडेटा आया हुआ है, एक पेपर आया है जिस पे उस कैंडिडेट ने अपने क्रीडेंशियल्स, अपनी क्षमताएं, अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। बट ये पेपर फॉर्म में है। अब इस पेपर फॉर्म से ये एक एम्प्लॉय तक की जो जर्नी है, दैट इज योर इवैल्यूएशन जर्नी। सबसे पहला इवैल्यूएशन किस चीज का करना है, उस सीवी का इवैल्यूएशन करना है जो मेरे पास आया है। मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मेरे पोस्ट के हिसाब से, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे जो मांगा है उसके हिसाब से क्या मेरे पास एप्लीकेशंस आए हैं। आज के तारीख में परिस्थिति ऐसी है कि आप जेडी में कुछ भी लिख दो, आप आपके पोस्ट में कुछ भी लिख दो, आपको हर टाइप के एप्लीकेशंस आएंगे। हम हमारा जब जेडी पब्लिश करते हैं, जब पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो हमने बहुत स्पेसिफिकली लिखा होता है कि मुझे 4 साल से 6 साल तक के एक्सपीरियंस के लोग चाहिए। और हमने देखा है हमारे पास 0 ईयर्स से 31 साल 35 साल के एक्सपीरियंस के सीवीज आते हैं। अब ये जो पूरा सीवी आ रहा है, इनको
सॉर्ट करना, इनको इवैल्यूएट करना जरूरी है। अदरवाइज आपकी जो टीम लगी हुई है इवैल्यूएशन में या रिक्रूटमेंट में, इसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसीलिए सीवी इवैल्यूएशन बिकम्स द स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जैसे मैंने जेडी में बड़े स्पेसिफिक पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस का, इस नॉलेज का, ये टेक्निकल या हार्ड स्किल और इन सॉफ्ट स्किल्स का, और इस पर्सनालिटी टाइप का बंदा या बंदी या रिसोर्स मुझे चाहिए। और साथ ही साथ में उसी जेडी में आपने आपके कल्चरल नॉन नेगोशिएबल्स भी डाले हैं। अब जरूरी नहीं जो अप्लाई करने वाला है वो इन सारी चीजों को देखेगा, वो पोजीशन देखेगा, कंपनी देखेगा, अप्लाई कर देगा। और फिर आपको जैसे जेडी के स्पेसिफिकेशंस है वैसे ही सीवी इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स लिखने हैं, ताकि आप जिस किसी व्यक्ति को सीवी इवैल्यूएशन का काम दोगे, शुरुआत तो आपको ही करनी है। आप भले प्रमोटर हो, शुरुआत के कुछ समय तक आपको खुद को सीवीज इवैल्यूएट करना है। अब सीवी इवैल्यूएशन के आप पैरामीटर्स लिखोगे। अब इन पैरामीटर्स लिखने के पीछे का आपका फंडामेंटल थॉट होना चाहिए कि मैं जो रिक्रूटमेंट करने वाला हूं, वो रिक्रूटमेंट ऑब्जेक्टिव हो, रिपीटेबल हो एंड नॉन बायस्ड हो। हमारे सबके बायस्ड है, नो, और कई बार हमें हमारे बायसेस का अवेयरनेस भी नहीं होता। तो जो लोग आपके साथ रिक्रूटमेंट में बैठेंगे, उनके कई सारे अजम्पशंस, उनके कई सारे बायसेस हो सकते हैं, और उन बायसेस को वो अप्लाई करेंगे जब वो आपके सीवी इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इसीलिए आपके पास बड़ा स्पेसिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने सीवी में जो लिखे हुए शब्द है ना, जरूरी नहीं सॉरी, आपने जो जेडी में जो शब्द लिखे, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो शब्द लिखे हैं, जरूरी नहीं कि वही शब्द आपको सीवी में मिलेंगे। अब कई प्लेटफॉर्म्स में एआई यूज हो रहा है एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहां पे शब्दों को मैच कर रहे हैं। तो कई बार वही चीज जो आपको अपेक्षित है वो कैंडिडेट ने किसी और शब्दों में लिखी है, और आपने एआई को जो पैरामीटर्स दिए उसमें किसी और शब्दों में लिखी है। तो कई बार एक अच्छा कैंडिडेट मिस होने के चांसेस होते हैं। और ये मिस ना हो इसलिए आपको सिर्फ शब्दों को नहीं देखना है, तो आप अपेक्षा क्या कर रहे हो। तो शायद वही चीज उसने अलग तरीके से लिखी हो। तो आपकी पहली स्टेज जो है वो शुरू होती है विथ स्क्रीनिंग ऑफ योर सीवीज। आपकी सीवी स्क्रीनिंग का एक पैरामीटर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो एक्सप्लेन्ड होना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इन्वॉल्व होगा इन सीवी स्क्रीनिंग। हम 4 स्टेजेस देखने वाले हैं। स्क्रीनिंग कैसे करें, इंटरव्यूइंग कैसे करें, डिसीजन कैसे ले, एंड प्री ऑफर। मैं ऑफर भेजने से पहले मैंने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ऑफर भेज दी ना, तो आपने भेज दी। सो आई हैव टू बी वेरी श्योर दैट मेरी प्री ऑफर प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ठीक तरीके से हुई है। ओके, तो हम पहले अभी स्क्रीनिंग से शुरू करेंगे। लेट्स लुक एट कि सीवी स्क्रीनिंग हम किस तरीके से करने वाले हैं। अब जब हम सीवी इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स बनाएंगे या सीवी इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सीवी इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट बनाते समय सबसे पहले जो हमने अभी बात की थी कि आपको उसमें सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखने हैं, जेडी में लिखे हुए कीवर्ड्स नहीं लिखने हैं, बल्कि उन कीवर्ड्स की वजह से आप क्या इम्पैक्ट अपेक्षित कर रहे हो, उस इम्पैक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। No? So, for instance, let's say, फॉर इंस्टेंस, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में या जॉब पोस्ट में मैंने लिखा हुआ है कि क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर जरूरी है। सो क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर बिकम्स दैट कीवर्ड। है,
लेकिन जरूरी नहीं जो आपके पास सीवी आएगा उसमें क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर या क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज ये लिखा हो। बट जो सीवी में लिखा हो सकता है कि आई हैव वर्कड इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या 5 डिफरेंट फंक्शंस। और वहां पे उसने ये भी नहीं लिखा हुआ कि आई हैव वर्कड इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट जब आप सीवी देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये स्टार्टेड दैट पर्सन हैज स्टार्टेड विथ सेल्स और प्री सेल्स। लेटर ऑन ही मूव टू बिकम अ की अकाउंट्स मैनेजर, and later on he has also become a quality manager because he understands what customer needs, and to develop that product he has also got involved in product development। अब जब ये चीजें आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इस व्यक्ति को क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर है। या फिर आपने लिखा हुआ है कि शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहां प्रॉबली उसके सीवी में इस इन शब्दों में नहीं लिखा होगा कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बट उसने शायद लिखा होगा कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट वेंडर्स, एंड एज आई प्रोग्रेस्ड आई हैव वर्कड विद डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स and also have licensed with different government agencies. Now, this tells us that he has exposure, or he or she has exposure of dealing with different stakeholders. अब जब आप आगे बढ़ोगे तो पहले तो आपने देखा कि सिर्फ कीवर्ड्स को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि उससे इंपैक्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको आपके पैरामीटर्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डालना है, जैसे मस्ट हैव्स, नाइस टू हैव। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको आपके इन पैरामीटर्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहला तो है मस्ट हैव, जनरली इसके अंदर हार्ड स्किल्स आते हैं। और उसके बाद नाइस टू हैव, इसके अंदर जनरली सॉफ्ट स्किल आते हैं। जनरली कह रहा हूं, कोई हार्ड रूल नहीं है। ओके, देयर कुड बी सम सॉफ्ट स्किल्स विच आर मस्ट टू हैव इन दैट पर्टिकुलर जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं जो मस्ट हैव है, और इसीलिए आपके पास मस्ट हैव्स एंड नाइस टू हैव इस कैटेगरी में आपको हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, कल्चरल फिटमेंट, इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि जो भी सीवी इवैल्यूएट करे उसको क्लियर है कि मस्ट हैव तो मुझे चाहिए चाहिए, लेकिन उसके साथ नाइस टू हैव जो चीजें हैं। कोई एक सीवी हो सकती है जिसके अंदर ऑल द मस्ट हैव्स है एंड नाइस टू हैव है, और कोई एक सीवी हो सकती है जिसके अंदर ऑल द मस्ट हैव्स है बट नाइस टू हैव नहीं है। सो मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव जिसके अंदर है वो प्रिसीडिंग लेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। you know? और जब आप ये कर लोगे देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सीवी इवैल्यूएशन, जिसमें आपको एक सिंपल 5 पॉइंट रेटिंग सिस्टम को बनाना है। ओके, हर सीवी के लिए देयर हैज टू बी a point wise, there has to be a point wise रेटिंग की सिस्टम होनी जरूरी है। ओके, अब डोंट गेट इनटू हैविंग 10 पॉइंट 15 पॉइंट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स और रेटिंग पैरामीटर्स। लेट्स हैव 5 एटलीस्ट। हर सीवी के हिसाब से एक 5 पॉइंट का रेटिंग सिस्टम आपने बनाना है। ओके, ये आपका डिपेंड करेगा कि जेडी में जो पैरामीटर्स आपने लिखे हुए हैं और उसमें से मस्ट हैव्स कौन से हैं और नाइस टू हैव कौन से हैं, और फिर इसको स्केल कीजिए, है ना, फ्रॉम पॉइंट 0 पॉइंट टू 5 पॉइंट्स। 5 being the highest relevance, 0 being the lowest relevance. And once you have that, okay, और एक चीज करनी है, रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स। उसी पैरामीटर के डॉक्यूमेंट के अंदर
आपके पास क्या चीजों को आप रेड फ्लैग करते हो और कौन सी चीज को आप ग्रीन फ्लैग करते हो। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट मैं किसी को 6 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को रिक्रूट कर रहा हूं और इन 6 साल में उसने 5 कंपनियां बदली है। दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। इफ ही हैज वर्कड फॉर 5 different companies in 6 years, इट मीन्स इज जॉब हॉपिंग। तो मेरे लिए वो रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग में देर आर सर्टन थिंग्स लाइक कुछ रोल्स ऐसे हैं जिसमें मुझे हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेशन चाहिए। अब इसके चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि हैज ही गॉट अवॉर्डेड while he was working in different companies, how many times he has got some kind of recognition or some kind of award. Now, recognition and award shows a very high level of achievement orientation. That's a green flag. That's a green flag. you know और एक रेड फ्लैग का यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एसएमई में रिक्रूटमेंट करते हैं तो सैलरी या बजट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। बट आपको डेटा के बेसिस पे और इंट्यूशन के बेसिस पे ये चीज भी देखनी है कि ये आदमी 6 साल अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा है, लेकिन जनरल मार्केट की जो सैलरी है उस सैलरी से इसकी सैलरी कम है। ऐसा क्यों है? जनरली क्या होता है, कम है ना तो बढ़िया है, ले लो। अरे कम है क्योंकि उसकी बड़ी नहीं ना, और बड़ी इसलिए नहीं, शायद उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इज नॉट बीन इफेक्टिव। So while you are looking at it, also look at from this perspective. मेरे यहाँ पे जब भी रिक्रूटमेंट होती है, किसी बंदे ने कंसल्टिंग में 4-5 साल का अगर एक्सपीरियंस लिया हुआ है और उसकी सैलरी अभी कहीं 12-15 हजार, 12-15 लाख के बीच में है, सो हमारे यहाँ वो रेड फ्लैग है। ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपने उसको रेड फ्लैग किया, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के नेक्स्ट पैरामीटर पे जाएगा तो आप उस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। कि भैया सैलरी जनरली मार्केट में जब आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेते हो तो आप कहीं ना कहीं 18-20 लाख के कैटेगरी में आते हो। आप अभी भी 12-15 लाख के कैटेगरी में हो। यू विल नॉट आस्क हिम दिस वे, you'll have your own way of investigating, asking questions. सो उसमें भी कई वेरिएबल्स है। जैसे हमारे इसमें जब मैं 12-15 लाख और 20-24 लाख या 18-20 लाख की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ एक पैरामीटर है कि बंदे ने इंजीनियरिंग या रिसोर्स ने इंजीनियरिंग प्लस एमबीए किया हो। अब अगर उसने इंजीनियरिंग ही की है लेकिन फिर भी 6 साल का एक्सपीरियंस है और उसने एक स्पेसिफिक कंपनी में ही किया, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम किया है, लेकिन कई बार जॉब हॉपिंग नहीं किया है, इसलिए उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। सो इसको होलिस्टिकली देखना है ना। और ये होलिस्टिकली देखने के लिए आपको माइंडफुलनेस जरूरी है, बायस नहीं होना चाहिए, और आपको इस हर पैरामीटर पे आपका थॉट देना जरूरी है, और उस थॉट से आपका सीवी इवैल्यूएशन पैरामीटर डॉक्यूमेंट बनेगा। और ये डॉक्यूमेंट आप उस टीम मेंबर के साथ शेयर करोगे। शेयर मतलब ईमेल नहीं कर देना है, कॉन्वर्स करना है, उसको समझाना है कि इन पैरामीटर्स के पीछे का मेरा थॉट क्या है, हाउ डिड आई केम टू दिस पैरामीटर, मैं इसके पीछे क्या क्या सोचता हूं। वो सोच उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए ताकि आपके एब्सेंस में, जब आप नहीं सीवी इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो वो व्यक्ति करे। शुरुआत आपने करनी है, आपके साथ उसको बैठ के आपने करवाना है, क्योंकि ये इनपुट पॉइंट है। यहां से ही अगर आपका रॉ मटेरियल गलत आ गया, यहां से ही अगर आपका खराब रॉ मटेरियल अंदर आ गया, तो आगे की प्रोसेस में उस खराब रॉ मटेरियल के ऊपर ही काम होने वाला है और आपके रिजेक्शन के
चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसीलिए ये जो स्टेप है ऑफ स्क्रीनिंग द सीवी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बार आपका सीवी वैल्यूएशन हो गया, अब आपकी अगली स्टेज आती है जिसमें अब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हो विद द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। ओके। अब कई जगह पे इंटरव्यू से पहले कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। किस किस टाइप के टेस्ट लेने चाहिए? तो ये रिटन टेस्ट होते हैं। एक तो आईक्यू के लिए, और आईक्यू टेस्ट कोई जनरल उठानी नहीं है वेबसाइट से। आपको यहाँ पे 140 आईक्यू है, 160 आईक्यू है, ये आपका प्राइमरी, या 100 आईक्यू है, या 80 आईक्यू है, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑफ कोर्स इसको तो देखना ही है, लेकिन उसके सिवा आपके बिजनेस के हिसाब से फंडामेंटल आईक्यू क्या होना चाहिए? you know I was working with one of the believers, one of the seekers। हमारे यहाँ कस्टमर नहीं कहते, हम सीकर कहते हैं हमारे कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को। हम क्लाइंट या कस्टमर नहीं कहते, सीकर कहते हैं। हमारे एक सीकर है जो वायर मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इनके साथ जब काम कर रहा था, जब उनका पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिस्टम हम बना रहे थे, तभी हमें एक चीज समझ में आया कि ज्यादातर ये लोग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या आईटीआई के लोगों को लेते हैं। हमें समझ में आया कि ये जो वर्नियर स्केल होती है ना, कई बच्चों को वर्नियर स्केल भी यूज करने नहीं आ रहा है, या बेसिक यूनिट्स को कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। एमएम, सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन नहीं आ रहा है। अगर ये फंडामेंटल चीजें ही नहीं है तो दो चीजें है, या तो आप उनको रिजेक्ट करो, या दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि बंदा शायद सस्ते में आएगा, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको ट्रेन करने में जाएगा। आपका इवैल्यूएशन पैरामीटर जितना लो, उतना आपका ट्रेनिंग का बजट ज्यादा। देखो, आप उसको सैलरी में दे दो या ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, यू एंड अप इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी। हमारे एक थॉट होता है कि यार सस्ता आदमी उठा लो, सस्ता टिकाऊ। सस्ता तो होता है वो, टिकाऊ के ऊपर क्वेश्चन, टिकाऊ बनाना पड़ता है। अब टिकाऊ बनाने में भी तो इन्वेस्टमेंट है, यू विल हैव टू पुट एफर्ट। सो या तो आप सस्ता लेके एफर्ट डालो, या आप महंगा तो नहीं कहूंगा, जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से लो, सही वैल्यूएशन से लो, ताकि आपको पोस्ट रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो एक तो बात हो गई कि हम आईक्यू टेस्ट करेंगे, और हमारी कस्टमाइज्ड आईक्यू टेस्ट होगी मेरे जेडी के हिसाब से, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन और मेरे प्रोसेसेस के हिसाब से। बेसिक आईक्यू क्या होना चाहिए, क्या चीजें उसको समझनी चाहिए। सो एक टेस्ट पेपर बना लिया 20-30 मार्क्स का। आपकी अगर अगर फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, या आप उसको गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यू नो फिजिकल फॉर्म में जिस दिन वो इंटरव्यू का आएगा उस दिन करवाना ज्यादा, क्योंकि आजकल एआई है, तो वो एआई से पूछ के भी आपकी टेस्ट दे सकता है। बट पेपर पेंसिल टेस्ट अगर आप बनाओगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू। अब आईक्यू के बाद आपको अगर आपके यहाँ एप्लीकेबल है, उतने हायर पोजीशन के लोगों को आप ले रहे हो, जहाँ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैटर ज्यादा करते हैं, देन यू नीड टू हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट। यू शुड टेक दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट ताकि उसकी पर्सनैलिटी टाइप समझ में आ जाए। सो साइकोलॉजी के हिसाब से देयर आर 16 पर्सनैलिटी टाइप्स। ओके, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आपको अगर और जानना है तो आप 16 personality types.com पे जाके इनके ऊपर बेसिक पढ़ाई कर सकते। जो जनरली यूज किया जाता है उस टेस्ट को कहते हैं एमबीटीआई। इस एमबीटीआई टेस्ट में आपको ये 16 पर्सनैलिटीज और उसके ट्रेड्स पता चलते हैं।
कोई भी टेस्ट लेने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका डीब्रीफ आप उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो कि इस व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसे है, यू नो। सो एक्सट्रोवर्जन हो सकता है, इंट्रोवर्जन हो सकता है। तो ये से अब कई लोगों के मन में ये भी है कि अरे यार ये टेस्ट तो मैनिपुलेट भी हो सकती है, या टेस्ट सही रिजल्ट्स देती है क्या। तो ये टेस्ट जो है ये इंडिकेटिव है, ये टेस्ट जो है वो इंडिकेटिव है। जब वो बंदा आपके साथ बैठता है, जब कॉन्वर्स करता है, तो आपको वेरीफाई करना है कि अगर इसका एक्सट्रोवर्जन अगर निकल के आया है, यू नो, तो आपके कॉन्वर्सेशंस में आपको उसको वेरीफाई करना है कि अरे हाँ सही में एक्सट्रोवर्ट है क्या। So these personalities types or these personality tests gives you basis to work on. You cannot 100% depend on them, but it gives you basis to work on. अब कोई जॉब होगा जहां पे एक्सट्रोवर्जन इज रिक्वायर्ड, यू नो, कस्टमर फेसिंग जॉब है, सेल्स का जॉब है, कस्टमर सर्विस का जॉब है, इंस्टॉलेशन का जॉब है, जहां पे उसको जाके कॉन्वर्स करने की जरूरत पड़ती है, वहां एक्सट्रोवर्ट्स चाहिए। और कुछ जॉब्स है जहां इंट्रोवर्जन की जरूरत है कि भैया अपने आप बैठ के नंबर क्रंचिंग करे, एनालिसिस करे, उसमें से इन्फरेंसेस निकाले, बहुत ज्यादा कॉन्वर्स ना करे, लोगों के साथ जाके बहुत ज्यादा बात ना करे, क्योंकि उसके पास ऐसा जॉब है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन इज नॉट जस्टिफाइड टू बी शेयर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुछ छुपा के रखने के बारे में, बट इट्स स्मार्ट टू नॉट शेयर सर्टन थिंग्स, यू नो। ऐसा अगर जॉब है तो वहां मुझे इंट्रोवर्ट व्यक्ति की जरूरत। अब आपने एक्सट्रोवर्ट के काम में इंट्रोवर्ट को डाल दिया और इंट्रोवर्ट के काम में अगर एक्सट्रोवर्ट को डाल दिया, तो उसके पास बाकी कितने भी स्किल्स है, उसके इस पर्सनालिटी टाइप की वजह से वो कभी भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। परफॉर्मेंस पे तो इंपैक्ट होगा ही होगा, लेकिन उसके खुद खुद उसके खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। मैं नेचुरली एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं नेचुरली एक्सप्रो अगर एक्सट्रोवर्ट हूं, लेकिन मैं मेरे इंट्रोवर्ट जॉब में हूं। मतलब मैं 8 से 12 घंटे ऐसे काम में हूं जहां मुझे इंट्रोवर्ट रहना है, तो मैं अडेप्ट करने की कोशिश करूंगा। कितना अडेप्ट कर लूंगा, और मेरी एनर्जी अगर उस अडेप्शन में जा रही है, मेरी एनर्जी अगर उस एडेप्शन में जा रही है, तो मैं परफॉर्म कब करूंगा। अडेप्ट कर रहा हूं मतलब क्या, मैं मास्क पहन रहा हूं ना, जो मैं नहीं हूं। अब उस मास्क को संभालने में मेरी एनर्जी जा रही है, तो मैं काम कब करूंगा। तो अब ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके यहाँ के जॉब के हिसाब से, क्या आपको आईक्यू टेस्ट करनी है, क्या आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट करनी है, क्या आपको आईक्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट दोनों करनी है, यू नो, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक। ओके। और एक बार आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस काम करने का डिसीजन ले लो, तो रिसोर्सेस अवेलेबल है आज के तारीख में, यू नो। आपको आईक्यू टेस्ट कैसे डेवलप करना है, आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे डेवलप करना है, कितने टाइप के साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं ज्यादा रिसर्च करनी है, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की इकोसिस्टम आपके लिए बैठी हुई है, जो आपको कुछ गाइडेंस दे देगी कि आईक्यू टेस्ट आपके केस में आप कैसे बना सकते हो, या आप साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरीके से बना सकते हो। यू कैन ऑलवेज कॉन्वर्स विद समबडी फ्रॉम ट्रांसऑर्गेनाइजेशन, यू नो। हमारा एक टॉपमेट करके एक एसोसिएशन है, यू नो, जिसके द्वारा आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। हम में से किसी से भी अगर कॉन्वर्सेशन करनी है, जैसे मुझसे कॉन्वर्सेशन करनी है, या नैना से कॉन्वर्सेशन करनी है, या हमारे एचआर से कॉन्वर्सेशन करनी है, तो आप वहां जाके स्पेसिफिकली टॉपमेट में जाके टाइम स्लॉट, वहां टाइम स्लॉट रखे हुए आपको उसमें से टाइम स्लॉट, अवेलेबल टाइम स्लॉट में से बुक करनी है, ताकि आपको स्पेसिफिक कस्टमाइज टू योर नीड कोई गाइडेंस वहां से मिल सके। अब एक बार आपने टेस्टिंग कर लिया, साइकोमेट्रिक या आईक्यू टेस्ट के, या जो भी टेस्ट आपके यहाँ एप्लीकेबल होती है, अब आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से अब इंटरव्यूज लेने हैं। अब इंटरव्यू का स्ट्रक्चर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जनरली लोग क्या करते हैं, एचआर राउंड लेते हैं,
फिर जो उस व्यक्ति को मैनेज करने वाला है या जो टेक्निकल व्यक्ति है उसका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद कल्चरल इंटरव्यू होता है। ओके। कल्चरल इंटरव्यू जनरली जो है वो सीनियर मैनेजमेंट या कंपनी के फाउंडर लेते हैं, प्रमोटर्स लेते हैं। क्या ये तीन तो बेसिक, तीन तो स्टेप्स होनी ही चाहिए आपके स्ट्रक्चर में, ये तीन तो होने ही चाहिए। HR from the perspective of understanding, is that person aligning with certain जो ऑपरेशनल नॉन नेगोशिएबल्स है। ओके। जैसे हमारे केस में आप कंसल्टिंग का अगर एक कल्चर देखो या कंसल्टिंग कंपनीज का अगर आप ऑपरेशंस देखो, तो जनरली ये जो है ना 5 days a वीक वाला कल्चर होता है। अब हम काम करते हैं एसएमई के साथ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। अब एसएमई में 5 days वाला कल्चर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा बंदा जो भी आएगा मेरे ऑफिस में तो काम नहीं करने वाला है, वो तो काम करेगा किसी एसएमई के यहां डिप्लॉय होगा। तो ही हैज टू अलाइन विद देयर पॉलिसी। तो हमने हमारे यहाँ ये पॉलिसी क्लियरली नॉन नेगोशिएबल बना दिया है कि शुड हैव अबिलिटी एंड रेडीनेस टू वर्क फॉर 6 days a वीक। अगर वो है तो ही आगे बढ़ेगा, है ना। अदरवाइज फिर मैंने उसको कहीं डिप्लॉय किया, वहां 6 day वर्किंग है, वो फिर वहां ही विल बी डिसइल्यूजेड, है ना। तो आपको, तो एचआर में कुछ नॉन नेगोशिएबल जो एचआर राउंड है, उसमें एचआर जो जनरल बातें करेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेगा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो भी बातें करेगा, उसके सिवाय आपके 1 2 3 4 5 जो भी नॉन नेगोशिएबल्स है, ही हैज टू स्पीक अबाउट दोज नॉन नेगोशिएबल्स and see whether he is comfortable and agreeing on non-negotiables. Then only he should move to the next round, which could be a technical round, or which could be a round by the manager who's going to manage that person in the future, you know. अब टेक्निकल राउंड में कई जगह पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आपके टेक्निकल राउंड्स जो है वो फिजिकल फॉर्म में हो, या अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू मेक श्योर दैट वो एक ही स्क्रीन यूज कर रहा है ना। ऑनलाइन कोई बैठ के कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। जैसे आपने केस स्टडी दे दी, ही सॉल्विंग द केस स्टडी, तो केस स्टडी दे के बंद नहीं करना। यू हैव टू सिट देयर एंड सी हाउ ही इज सॉल्विंग द केस स्टडी, हिज स्क्रीन इज शेयर्ड विथ यू, एंड देन यूर बीच बीच में आप कॉन्वर्स कर रहे हो व्हेन ही इज सॉल्विंग इट। अब आपका एचआर राउंड हो, आपका कल्चर राउंड हो, या आपका टेक्निकल राउंड हो, आपके कुछ क्वेश्चंस जो मस्ट है ये आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कई क्वेश्चंस आप उसके उसके साथ किस तरीके का कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसके हिसाब से उसी वक्त बना लोगे, या जवाब के कॉन्सिक्वेंस में पूछ लोगे। लेकिन आपके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन की, मुझे ये क्वेश्चंस के तो आंसर्स चाहिए, ये प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मतलब इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो है उसके भी 3 स्टेप है। प्री इंटरव्यू, व्हेन द इंटरव्यू इज हैपनिंग, एंड पोस्ट इंटरव्यू। आप जस्ट बैठ नहीं सकते इंटरव्यू के लिए। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टडी द सीवी, यू टू डू लिटिल रिसर्च ऑन दैट सीवी, है ना। उसने लिखे हुए कॉलेज के बारे में, उसने लिखे हुए कंपनीज के बारे में जहां उसने काम किया, यू डू रिसर्च एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड उस प्रेपरेशन के साथ जब बैठोगे तो आप एक सही कॉन्वर्सेशन उसके साथ इनिशिएट कर सकोगे। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट ओनली डोमिनेट करना मतलब इंटरव्यू नहीं है। कई लोगों को लगता है डोमिनेट करना इज इंटरव्यू। नो, इट्स नॉट अबाउट डोमिनेटिंग, इट इज अबाउट कॉन्वर्सिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी behind that page that you have received as a CV. No? So interviewing also will have 3 stages: pre-interview, while you're taking the interview, and post-interview. Post-interview, you have to immediately write your observations. आपके पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए मैट्रिक्स तो आपने बना लिया, 0 to 5 और 0 to 10, उसमें आप टिक तो करोगे।
लेकिन कई सटल चीजें आपको कॉन्वर्सेशन में समझ में आएगी, कई ऑब्जर्वेशंस कॉन्वर्सेशन में समझ में आएंगे, जिनको आपको इमीडिएटली लिखना है। क्योंकि इमीडिएटली जब नहीं लिखते हैं ना, फिर आप किसी काम में चले जाते हो, तो इंटेंसिटी ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड गेट्स डाइल्यूटेड। एंड प्रॉबेबली वो जो जो आपको उस वक्त फील हुआ है ना, वो अगर कैप्चर नहीं हुआ, तो रिक्रूटमेंट के बाद जब वो बंदा काम करना शुरू होता है ना, आपको समझ में आता है, "अरे यार, ये तो मेरे को समझ में आया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं।" सो यू नीड टू हैव दैट, you need to have that preparedness, mindfulness, and writing the observations immediately. अब आपने इंटरव्यूज ले लिए, आपने चेकलिस्ट भर ली, और आपके ऑब्जर्वेशंस दे दिए। अब आपका स्ट्रक्चर अगर कहता कि मेरे यहाँ 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू होने चाहिए, 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होने चाहिए, या मेरे पास 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होने चाहिए, वॉट एवर स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। और इसके क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। कई क्वेश्चंस आप जब सीवी देखते हो, तो सीवी स्पेसिफिक आपको, जब आप सीवी स्टडी करते हो, तो सीवी स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब आप उसकी पर्सनैलिटी टाइप देखते हो, जब आप उसकी आईक्यू टेस्ट के रिजल्ट देखते हो, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो स्पेसिफिक टू दैट कैंडिडेट है। So उसकी प्रेपरेशन जरूरी है, you know. और once you do that, क्या, once you have worked on your interviewing process, you know, then now you have to move on to making the decision. अब डिसीजन में सीवे एवेल्युएशन के पैरामीटर्स में से क्या निकल के आया है, एचआर के कॉन्वर्सेशन से क्या निकल के आया है, टेक्निकल बंदे के कॉन्वर्सेशन से क्या निकल के आया है, कल्चरल राउंड में क्या निकल के आया है, इन सारे मैट्रिक्सेस को, सारे पॉइंटर्स को, सारे ऑब्जर्वेशंस को एक जगह करके देयर हैज टू बी डिस्कशन अमंग ऑल द पीपल हु गॉट इन्वॉल्व। तो आप कहोगे, यार इतना सब क्यों करें, इतनी सारी मेहनत क्यों करें? क्योंकि अब अगर मेहनत नहीं की ना, तो वो जब अंदर आएगा, उसके बाद अगले 6, 8, 9, 12 महीने तक आप मेहनत ही करते रहो, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा। यू विल एंड अप losing your money, losing your productivity, losing your performance, and having a bad relationship with that person. अब कई बार आपको लगेगा, यार ये तो बैड रिक्रूटमेंट हो गई, इसको निकाल दूं। अब कई एंटरप्रेन्योर ऐसे भी सोचते हैं, यार 6 महीने का पगार लिया दिया है, अब उसको रिकवर कर लेता हूँ, फिर निकाल दूंगा। वो रिकवर कभी नहीं होता है। यू एंड अप हैविंग अ बैड, आई कैंट से बैड, बट अ मिसमैच रिक्रूटमेंट, मिसमैच टू द जॉब एंड मिसमैच टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए ये मेहनत बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस है ना, जहां पे सारे इंटरव्यूअर्स, स्टेक होल्डर्स ऑफ इंटरव्यूइंग प्रोसेस एक जगह बैठेंगे, इसको कहेंगे कि पोस्ट इंटरव्यू डीब्रीफ। आप पोस्ट इंटरव्यू जब डीब्रीफ के लिए, पोस्ट इवैल्यूएशन डीब्रीफ के लिए जब बैठते हो, तो एक तो चीज निकल के आती है कि यार हमने सबने बात की, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये मार्क्स दिख रहे हैं, ये इसके पास ये हार्ड स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल्स है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन में एक चीज निकल के आती है, यार ये चीजें, कुछ चीजें पूछने की रह गई, ये थोड़ा, मतलब बिकॉज हमने ये सारे इंटरव्यूज लिया और ये सारे रिजल्ट अभी दिख रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, इवैल्यूएशन से कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजों को रिकन्फर्म करने की जरूरत महसूस होती है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ पोस्ट इवैल्यूएशन डीब्रीफ। और जब ये कुछ 1, 2, 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, सो बिफोर यू सेंड ऑफर लेटर, देयर हैज टू बी अनदर कॉन्वर्सेशन, मे बी एचआर डूइंग दैट कॉन्वर्सेशन, जहां पे रिकन्फर्म हो रहा है, जिन चीजों में आपको डाउट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, वो रिकन्फर्म हो रहे हैं। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन रिकन्फर्म हो रहे हैं कि एज ऑर्गेनाइजेशन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सैलरी और पर्क्स के, इसमें जो भी हमारी बात हुई है वो रिकन्फर्म। प्रॉब्लली ये वाला इंटरव्यू जो है, आपने ये वाला जो कॉन्वर्सेशन है, ये आपने रिकॉर्ड कर लेना है।
उस ऑफ कोर्स विथ हिज परमिशन दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना है। और जब आप ये कर रहे हो उसी वक्त आपके इवैल्यूएशन से वो जो बंदा निकल के आया या वो बंदी निकल के आई या वो रिसोर्स निकल के आया, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, इनको आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ वेरीफाई कर लो, आपके एचआर के साथ वेरीफाई कर लो, आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा उनसे एक बार वेरीफाई कर लो। और जब आप ये वेरिफिकेशन करोगे no, तभी कई कई एक्सेप्शंस करने की जरूरत पड़ती है। कि टेक्निकल बंदा वाला कह सकता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट कह सकता है कि वी आर ओके टू दिस एक्सेप्शंस, कि या उसके पास ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इतनी चीजें हैं, ये चीज जो है इसमें हम एक्सेप्शन कर सकते हैं, हम सिखा देंगे। कोई एक एस्पेक्ट होगा जो आपके पूरे इवैल्यूएशन से निकल के नहीं आया है, आपको समझ में आया कि ये नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्शन देना चाहते हो। कई बार फाइनेंस में हो जाता है कि यार जनरली इतनी सैलरी है, लेकिन इस बंदे कुछ 10% या 5% ज्यादा मांग रहा है हमारे बेंचमार्क से। सो प्रोबेबली फाइनेंस में से और टेक्निकल डिपार्टमेंट में से कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो मुझे चाहिए और उसके लिए आई एम ओके टू डू दिस एक्सेप्शंस, यू नो। सो यू हैव टू वेरीफाई एंड डू द एक्सेप्शंस। और ये एक्सेप्शंस होने के बाद, डीब्रीफ होने के बाद, एक्सेप्शंस होने के बाद, कॉन्वर्सेशन फिर से एक बार रिकन्फर्मिंग कॉन्वर्सेशन होने के बाद कहीं जाके यू विल क्रिएट योर ऑफर लेटर। यू विल क्रिएट योर ऑफर लेटर। अगर एक्सेप्शन है तो ऑफर लेटर, क्योंकि जनरली ऑफर लेटर बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, नो, कई चीजें टर्म्स बड़ी स्टैंडर्ड होती है, सिर्फ आप उसमें नाम चेंज करते हो, उसकी सैलरी चेंज करते हो। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन किया है तो आपको उसके अंदर मेंशन करना है। कई बार ऐसा होता है ना, बंदा आता है काम करता है, फिर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद कहता है कि सर मुझे तो कहा गया था कि ऐसा 2 महीने के बाद करेंगे, फिर देन एंड यू आर वंडरिंग किसने कहा गया था, है ना। या कंफर्मेशन के टाइम पे कहता है कि दिस वाज प्रॉमिस टू मी, यू नो। तो आप जब डीब्रीफ करते हो, एक्सेप्शन समझते हो, कॉन्वर्स करते हो, उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हो और ऑफर लेटर के अंदर एक्सेप्शन को मेंशन करते हो, दीज आर हाइजीन्स, दीज आर बेसिक हाइजीन्स, यू नो, ताकि आगे जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है, एक अच्छा कैंडिडेट भी अंदर आया है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन वी कांट लूज सच पीपल। और लूज नहीं करना तो कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज हमारे मन में बैठा रहता है, बायस क्रिएट कर देता है, एंड देन यू अल्टीमेटली सेंड द ऑफर लेटर। जैसे ऑफर लेटर जाता है, एक्सेप्टेंस आता है, आपको उसको टाइमलाइन देनी पड़ेगी, मुझे इतने समय के अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए, अदरवाइज आपका ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और जैसे एक्सेप्टेंस आएगा देन योर नेक्स्ट स्टेज विच इज ऑफ वेरिफिकेशन, रेफरल चेक, यू नो, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, रेजिडेंस वेरिफिकेशन, that step gets initiated only when the offer is accepted. अब ऑफर एक्सेप्टेंस और ज्वाइनिंग, इसके बीच में एक पीरियड होता है। मेरे ज्यादातर एसएमईज का ये बड़ा दर्द है ना, कि सर इंटरव्यूज तो हो जाते हैं लेकिन ज्वाइन ही नहीं करता बंदा। तो आप इस पीरियड में क्या करते हो उसके साथ में, यू नो, आर यू continuing a conversation, are you requesting him to do certain things, you know, maybe sending some small work of analysis. You have to creatively find ways to be in touch with that person. अगर वो कहीं अलग सोच रहा है ना, तो ज्वाइनिंग डेट से पहले समझ में आ जाएगा आपको। अदरवाइज ज्वाइनिंग डे के दिन हम बैठे हुए हैं, एक दिन पहले या सुबह फोन आ जाता है, एंड इज नॉट ज्वाइनिंग। अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इसमें कई एक्सेप्शंस है, आई अंडरस्टैंड, नो। कई चीजें हैं जो जो बड़ी ही सिचुएशनल है, या कई चीजें जो सही नहीं है, फंडामेंटली सही नहीं है। आपके दिमाग में आता होगा, अरे कुंदन ये सब बातें कर रहे हो, है ना, हमारे यहाँ तो हमें तो कैंडिडेट ही नहीं मिलते।
मिलते हैं तो इतने सारे इंटरव्यू कैसे ले, लोग कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, इतना सारा इवैल्यूएशन। भैया मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। 100 लोगों को इवैल्यूएट कर रहे हो तो 200 को, और 200 कर रहे हो तो 300 को करना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा टैलेंट अगर चाहिए। व्हेन आई वाज विद मेरू, हम तो ड्राइवर लेवल की रिक्रूटमेंट करते थे, और वहां पे हमारे जो एक सीनियर थे वो कहते थे, कुंदन क्या ही तो 21 पेज का इवैल्यूएशन, ड्राइवर्स मिलते नहीं है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आई सेड सर, मैं अगर महीने के 500 कर रहा था ना, मैं 5,000 करने के लिए तैयार हूं। मैं 5,000 लोगों को इवैल्यूएट करूंगा, लेकिन मैं सही लोगों को ही अंदर लूंगा। एंड वी डिड इट, वी डिड इट। तो ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा लोगों को इवैल्यूएट। अब कई लोग कहते हैं हमें एप्लीकेशन ही नहीं आते। मैं लिंक्डइन पे, अब लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब के लिए जाओगे ना तो नहीं मिलेगा। आपकी कंपनी के सीनियर लीडर्स या आप खुद, आपको अपने आप को एज अ थॉट लीडर वहां पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि लोग जब आपका पोस्ट देखते हैं तो आपके कंपनी के बारे में भी जानना चाहते हैं। वो इंटरनेट पे जाके ढूंढते हैं, लिंक्डइन पे ढूंढते हैं। तो यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ थॉट लीडर, एंड देन देर आर मेनी एक्सेप्शंस जिनको हैंडल करना है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अंदर आते समय जितना ज्यादा इवैल्यूएट करो, अंदर आने के बाद तो हो गई शादी, अब क्या, फिर एडजस्ट करके करके जियोगे, है ना। अब इन सारी स्टेप्स को मैं डिटेल्ड तरीके से एक ई बुक में डाल के आप तक पहुंचा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप उस ई बुक को देखें और रख दें आपके फोन में। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें। शायद मैं जो बात कर रहा हूं वो पॉइंट बी है, और आज आप पॉइंट ए पे बैठे हो। बीच में बहुत लंबी जर्नी है। इनिशिएट तो करो, 4 ही कदम आगे बढ़ोगे तो 4 के 8, 8 के 10, और 12वें कदम पे पॉइंट बी पे पहुंच ही जाए। जैसे हम हर सेशन में कहते हैं कि करने का क्या बोल, ये समझने के बाद, एक बार समझ में आया करना क्या है, उसके बाद तो करना है ना। और करने के लिए चाहिए श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा के साथ उस जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया है उसके ऊपर श्रद्धा कि ये वर्क करेगा, और पेशेंस कि रिजल्ट आने में समय लगेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, है ना। मराठी में एक कहावत है कि आज आज तूप खाऊं उद्या रूप येत नहीं। आज तूप खाओगे, घी खाओगे, तो कल रूप नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स consistent effort. So with the expectation that you will put that consistent effort, I close today's session. If you have any questions, I'm here to answer. So I think Sakshi Kore has a question. Naina, can you unmute? Rajesh, can you unmute Sakshi? Sure, sir. Sure. Hello. Hey, hi Sakshi, how are you? I'm good, uncle. How are you? I'm very good, yeah. Yeah. Happy Diwali. Happy Diwali. Yes. So I wanted to ask you that like you mentioned, like you need to conduct psychometric tests or IQ tests. Now we are doing this, but again it's very general. And um and usually now for all the candidates that have taken these tests, the score is very low. Like there has never been like where a candidate has, scored above average. Okay. So yeah, So we are talking about two things. One is psychometric, one is IQ. Okay. IQ, So yeah. are you specifically talking about IQ? Yeah, mostly IQ. Okay, because when you're saying score, then it is IQ. Yeah, Okay. yeah.
एंड व्हेन यू आर सेइंग साइको, जब आप साइकोमेट्रिक कहोगे तो पर्सनालिटी टाइप हो गया। एंड आई हाँ अंडरस्टैंड पर्सनालिटी टाइप में तो आपको किसी भी तबके में जाओगे तो आपको अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स मिलेगी। बट हाँ आईक्यू इज अ इशू। ओके, आईक्यू हाँ। इज अ इशू एंड इट इज अ इशू एट ऑल द प्लेसेस. So हम्म Sakshi, probably, so one of the things that we can do, we also came across this problem with couple of our seekers. Okay, हम्म। so one of the reason could be we are hunting at a wrong place. ओके। ओके, आपको अगर सबसे पहले तो आप आपका सीनियर मैनेजमेंट का आईक्यू हम्म। का टेस्ट ले लो. ओके, ओके। सी, इफ यू आर एट 100, हम्म। then you would want to have somebody who's closer to 100 or 100, little more than 100. या Okay, so you need to have a benchmark. मेरे को क्या चाहिए? तो I'm sure you have done the benchmark. या। Now you look at the which are the platforms that you are looking for the people. Okay, हम्म। so are you using what are the different platforms that you're using? So we use LinkedIn, we use Indeed, we use like word of mouth, like through contacts, references. Okay, Then, कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस तो बाजू में रखो. ओके, hmm. अभी रह गया लिंक्डइन और इंडीड. And there's also Work India. ओके, तो सबसे पहले तो लिंक्डइन पे आपका और आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है, तो मे बी कोरे साहब का Hmm. और अपने वो है ना, क्या नाम है, पैसा, In, yeah. इनका आपको पहले तो अपने आप को वहां पे एज अ थॉट लीडर करके एस्टेब्लिश करना शुरू करो. एनीवेज यू आर Hmm. गोइंग टू डू सम प्रमोशन एक्टिविटी ऑन लिंक्डइन, राइट? Hmm. सो द Yeah. मोमेंट, क्योंकि आप क्या अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस बेसिस Hmm. पे आप किसको अट्रैक्ट करोगे, ये डिपेंड Hmm. करेगा. ओके, Hmm. तो पहला तो आपको लिंक्डइन पे अपने आप को एज अ थॉट लीडर एस्टेब्लिश करना है. हाँ. नॉट योर कंपनी पेज, Okay. फाउंडर को फाउंडर पेज. कंपनी Okay. पेज में बहुत कम ट्रैक्शन है व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन. Hmm. बट आप या तो साक्षी एज अ एचआर आल्सो कैन एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ थॉट लीडर इन योर Hmm. इंडस्ट्री. तो Hmm. आपके इंडस्ट्री में एज अ थॉट लीडर आप कुछ पोस्ट करते रहोगे, थोड़ा अपने आप को प्रमोट करोगे, तो आपके Hmm. इंडस्ट्री का जो बेस्ट टैलेंट है ना, उसके नजर में Hmm. आ जाओगे. Hmm. दैट इज वन. Hmm. सेकेंड, वेदर वेदर कैंपस से जाके रिक्रूटमेंट डायरेक्टली होता है कि नहीं होता है, आपको कैंपसेस में कुछ एक्टिविटीज करनी है, ऐसी कैंपसेस में जहां पे आपको लगता है कि आप आपको जो आईक्यू चाहिए उस टाइप के लोग होंगे. ठीक है, Hmm. जैसे अभी मेरे केस में एवरी ईयर वी यूज टू कंडक्ट समथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रेरणा, विच यूज टू Hmm. हैपन इन ऑल द आईआईटीज एंड आईएम्स. ओके, Hmm. अभी मेरे सामने वहां बैठा रहता था इंफोसिस Hmm. या टीसीएस. अब उसके कंपैरिजन में आप तो ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हो कि हम तो कुछ है भी नहीं उनके सामने. बट Hmm. बिकॉज हमारी केस स्टडी चलती थी पूरे साल भर, Hmm. यूज टू हैव अ केस स्टडी कंपटीशन, और एक कॉलेज के Hmm. बच्चे को फर्स्ट प्राइज 50,000 या 75,000 अगर मिलता है, Hmm. तो उनके लिए तो बड़ा अट्रैक्शन होता था ना. तो Hmm. मेरे पास केस स्टडी का एप्लीकेशन जो होता था ना, दैट Hmm. इटसेल्फ यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 8 to 900 एप्लीकेशंस. तो मेरे पास Wow. 900 पीपल टू टू रिलेट हो गया. अभी मैं उनको चूज नहीं कर रहा हूँ Hmm. और मुझे पता भी नहीं कि वो मुझे ज्वाइन करेंगे, बट माई नेम हैज रीच्ड इन द टैलेंट पूल. Hmm. अब ये टैलेंट पूल है ना, अब मैं तो फ्रेशर लेता भी नहीं हूं, Hmm. लेकिन ये टैलेंट पूल जब 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस लेता है और जब उसको Hmm. कुछ चीजें रियलाइज होती है, तो बोलता नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी ऐसी बातें की थी, Hmm. क्योंकि उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है ना इन दैट प्रेरणा Hmm. एक्टिविटी. Yeah. तो आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव completed their IIM, worked in corporates for 3 4 years and then Hmm. came back and joined me. ओके, Hmm. सो आपको राइट तरीके का टैलेंट चाहिए, तो बेसिक एक्टिविटी है कि आपने जॉब पोस्ट किया और आपको एप्लीकेशन आ गए. Hmm. You'll have to go far beyond this activity. You'll have to become far proactive about it. Yeah. तो मैं जिस टाइप का टैलेंट
या जिस टाइप का आईक्यू देख रही हूँ, वो कहाँ हम्म बैठा हुआ है, हम्म वो किस टाइप की कंपनियों में बैठा हुआ, किस टाइप के कॉलेज में बैठा हुआ है, उसको मैं सोशल मीडिया के अलग अलग वेज से कैसे वहां तक पहुंचूंगी, मेरे कंपनी का नाम, ई लिंक का नाम, परसेप्शन कैसे पहुंचेगा। क्योंकि हमारे हम्म एसएमई में और एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टैलेंट जो है ना, अभी ये सच्चाई है, हमें माननी पड़ेगी, बहुत सारे टैलेंट है ना, हमें लाला कंपनी मानते हैं। हम्म। लाला कंपनी समझते हो? इन द सेंस कि लाइक अभी इन्फोसिस से कंपेयर करें तो छोटी कंपनी। हाँ नहीं, लाला कंपनी छोटी कंपनी नहीं, लाला वैसे तो स्टार्टअप्स हमसे भी छोटे होते हैं, राइट? राइट। लेकिन लोग स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम्म। लाला कंपनी ज्वाइन नहीं करते। लाला कंपनी मतलब कोई गल्ला लेके बैठा हुआ है सेठ। अच्छा। इस परसेप्शन, हमें अच्छा टैलेंट चाहिए तो इस परसेप्शन को भी बदलना पड़ेगा कि भैया हम लाला कंपनी नहीं है। आप जब अपने आप को एज अ थॉट लीडर किसी विषय में, जो कि हाँ आपका ईलिंक सॉफ्टवेयर्स का है, उस विषय में हाँ। जब आप अपने आप को थॉट लीडर करके एस्टेब्लिश करते हो, तो आप ये हम्म, लाला कंपनी वाला जो परसेप्शन है ना, हाँ। उसको आप मिटाते हो। हम्म अच्छे हम्म हम्म एप्लीकेशन, अच्छे टैलेंट हमारे पास क्यों नहीं आते? और किसी ने उसको बताया कि यार ये जो एसएमई है ना, ये लाला कंपनी होती है। हम्म, उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारे यहाँ से भी कोई प्रोएक्टिव एक्टिविटी होनी पड़ेगी ना। हाँ Yeah. So Sakshi, when you'll start doing all these things proactively, you will start हाँ। getting little better results. Uh, या ठीक है? okay. Also, like one more thing, like you said, you need to customize a psychometric test or like the IQ test according to your IQ test has to be company. IQ test needs to be हाँ customized. Yeah. हाँ, sorry, IQ test needs to be customized. Now, how do I like, I don't know, how do I go ahead with this? तो एक सिंपल तरीका है, ओके, हमने बैठ के प्रोसेसेस बनाई साक्षी, हाँ है ना? अभी प्रोसेसेस में आप, आपका वो कजन है क्या अभी भी आपके हाँ, साथ में? स्वप्निल है। तो अपने तो स्वप्निल के साथ बैठो, और हाँ। आप उसमें से ना, आपकी प्रोसेसेस में कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे हाई आईक्यू और आपके स्पेसिफिक आईक्यू या ज्ञान उसको होना जरूरी है, ओके? ओके वो पॉइंट्स निकाल लो आप, जो भी 100 ओके। 200 प्रोसेसेस है उसमें से आपके 20 25 पॉइंट, और उसके अराउंड क्वेश्चन क्रिएट करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैंने अभी भी बात की थी, हम जब डिवाइन में काम करते थे, तो वहां पे मेजरमेंट्स हम्म was a bigger aspect, using different measuring tools, you know, हम्म was a bigger aspect in their production. तो जो प्रोडक्शन हम्म वालों की आईक्यू टेस्ट बनाई गई थी, वो उस मेजरिंग टूल्स के अराउंड थी। नो, यूनिट हम्म कन्वर्जन, वर्नियर काइवार कैसे यूज करो, या वर्नियर काइवार को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारे तो स्कूल में वर्नियर काइवार कैसे यूज करोगे, यू नो, हम्म कन्वर्जेंस कैसे करोगे, यू नो, हम्म डायमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या हम्म होता है, यू नो। हम्म तो ये सारी चीजों के अराउंड बनाया था। तो अभी हम्म, आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे उसके इंटेलेक्ट का यूज हो रहा है, और उसके राइट। अराउंड क्वेश्चन बना लो। ओके, या गॉट इट। तो थैंक यू जैसे सो मच। आपके इसमें अगर वाटर का है, यू नो, तो हाँ आप जब इंस्टॉलेशन के लिए जाते हो, तो कौन सी चीजें एटलीस्ट नॉलेज लेवल पे पता होनी चाहिए, हाँ। यू नो, उसके अराउंड बना लो। राइट। ठीक है? ओके, गॉट इट, थैंक यू। So I think there are no more questions. Now what we will do is we'll close the session for the day, with expectation that आप जो हमने वेबिनार से कंटेंट दिया, यही कंटेंट हमारा हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यूआर कोड दिखा डिस्प्ले किया हुआ है। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और एक्शनेबल टिप्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से मिलती रहे। आपके अदर एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को हमारे बारे में बताइए, क्योंकि हमारा एम है, हम एंटरप्रेन्योरशिप हम आंट्र क्योंकि हमारा एम है, हम एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, उद्योजकता के द्वारा, वी वांट टू अपलिफ्ट दिस कंट्री, और इस देश को एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और आप अगर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो आपका भी इस मिशन में सहभाग होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।